जब मैं 11वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर से ज़्यादा इनकम थी। मेरे प्रिंसिपल के पास लूना मोपेड हुआ करती थी, मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी। प्रिंसिपल में और हम दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। यह हमारा रुतबा था 11वीं क्लास का। लेकिन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हर साल हम पास होते थे, लेकिन 11वीं क्लास में हमारी दिमाग की बत्ती ऑन हुई, क्योंकि एग्जाम थोड़े कठिन होने लगे, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होने लगी, पढ़ाई लिखाई और पास होने में थोड़ी मुश्किलात पेश होने लगी। तो हमने प्लान बनाया। प्लान हम हर जगह बनाते थे। हमने प्लान बनाया। प्लान और योजना का नाम था हर साल कैसे पास हो। योजना का नाम था हर साल कैसे पास होना है। तो हमने दिमाग से कहा, तो दिमाग ने कहा बर्थडे पार्टी बना ले। हम कभी भी बर्थडे बना लेते हैं। हमारे 3 बर्थडे हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे, जो डेट हमारे पिताजी ने किताबों में लिखाई। तीसरा, जब भी सामने वाला नाराज होता है तो आज हम कहते हैं हमारा बर्थडे है, तो सामने वाला कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, कल बात करेंगे। हमें किसी बात को टालना होता तो हम कभी भी अपना बर्थडे बना लेते हैं। और ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी राजेश जी हम सिंगापुर गए थे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों सिंगापुर गए थे। तो सिंगापुर में क्रूज में जाकर बैठे, तो क्रूज में जो आगे वाली सीट थी ना सर, हाँ आगे वाली सीट, वो वीआईपी सीट रिजर्व। तो मैंने जाके बैठने लगा तो उसने कहा नहीं सर ये रिजर्व सीट है स्पेशल पर्सन के लिए। मैंने कहा हमारे से स्पेशल कौन होगा? क्यों? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आगे बैठो। हम सीधा आगे जाकर बैठ गए। तो हम हमारे हिसाब से करते हैं भाई साहब, है ना। वो साधारण आदमी की तरह नहीं कि बर्थडे के दिन बर्थडे बनाएंगे, एनिवर्सरी के दिन एनिवर्सरी बनाएंगे। जब भी हमारी जरूरत होगी तब हम कुछ भी बना लेते हैं। तो हमने 25 मार्च को, अभी तक याद है, 25 मार्च को बर्थडे बनाया। कौन से मार्च को बर्थडे बनाया? 25 मार्च। 25 मार्च को बर्थडे बनाया, क्योंकि उससे बाद में हम बना नहीं सकते, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम था। तो सही सूटेबल डेट थी 25 मार्च। और 25 मार्च को हमने 20 दोस्तों को बुलाने की एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में सर्वे किया। 10 क्लास के सबसे होशियार बच्चों को, जो टॉप 10 आते थे, उनको बुलाया। और 10 क्लास के सबसे बदमाश बच्चे, जो गुंडे मवाली बदमाश थे, जो 3-3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहे थे, उन सबको भी हमने बुलाया। मिडिल मैन से डीकेजी में बचपन से ही नफरत है। आपको इस बिजनेस में आने के बाद नफरत हुई होगी। ये मिडिल मैन कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि ये जीवन का सारा डिसीजन कैसे लेते हैं? लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, खाना नहीं करूँगा तो ये क्या कहेगा, कैसे लोगों को शक्ल बताऊँगा। लेकिन जो खास आदमी होते हैं ना, जो सबसे गरीब और सबसे अमीर, ये शर्म नहीं करते। सबसे गरीब आदमी बनियान पहनकर मार्केट में चला जाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी। और सबसे अमीर आदमी चड्डा पहनकर मार्केट में चला जाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी। शर्म ये 90% मिडिल लोग, ये जीवन में लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर सारे निर्णय लिया करते हैं। लोग क्या कहेंगे, हमने ऐसा नहीं किया। हमने 10-10 दोनों लोगों को बुलाया। शाम को 6 बजे इवनिंग पार्टी थी। सारे होशियार बच्चे शोर मचा रहे थे, जल्दी केक काटो, घर पर जाकर पढ़ाई करनी है। तो हमने होशियार बच्चों को कहा कि सर केक काटने से पहले मैं अपने मन की बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मोदी जी ने मेरी बात को कॉपी कर लिया, फिर वो मन की बात करने लग गए। उससे पहले मन की बात मैंने ही चालू कर दी थी। तो उनका ठीक है, मन की बात आप कीजिए। तो एक तरफ होशियार बच्चों को बिठाया, एक तरफ बदमाश बच्चों को बिठाया, और हमने पहले होशियार बच्चों की तरफ देखकर बोला, सर आज का टॉपिक है दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या टॉपिक है? तो होशियार बच्चों की तरफ देख के बोला, दोस्तों, भाई और बहनों, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हम पढ़ाई में कमजोर हैं, आप पढ़ाई में होशियार हैं, तो हमें पास कराने की जवाबदारी किसकी है? क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। आपको ही हमें पास करवाने की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आपको ही हमें पास कराने की जवाबदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और अगर आपने हमें पास नहीं कराया तो ये तुम्हारे मारने में तुम्हारे हमारे काम आएंगे, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। इनडायरेक्ट में हमने सारे होशियार बच्चों को बोल दिया कि पास करवाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे पे गहन संकट आने वाला है। तो होशियार बच्चे तो पहले ही समझदार थे, सबके चश्मा पहले ही लगा हुआ था, वो इशारों में समझते थे। उन्होंने कान में आके कह दिया, हमारी जवाबदारी आपको पास करने की, बवाल खड़ा मत करो। और हमारा काम हो गया। फिर हम हर साल पास होते, हर साल। अब सारे होशियार बच्चों को समझ में आ गया कि हमें पास करवाना जरूरी है। फिर हम हर साल पास हुए बीकॉम तक। एक भी बार कम नंबर नहीं आए हमारे। लेकिन एक साल बीकॉम फाइनल में तो गजब हो गए, गजब। बता दूं,
जिससे कॉपी की उससे भी ज्यादा नंबर हमारे आ गए। आप हंस रहे हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी, आप हंस रहे हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी। मेरे ज्यादा नंबर क्यों आए? क्योंकि होशियार बच्चों के नंबर उनके दिमाग से आते थे। हर होशियार बच्चा अपने दिमाग से पास होता था, लेकिन हम सारे होशियार बच्चों के दिमाग से पास होते थे। तो उनके पास एक दिमाग था, हमारे पास 10 दिमाग थे। तो ज्यादा नंबर किसके आएंगे? हमारे तो आएंगे। और ऐसे तैसे बीकॉम हो गए। बीकॉम होने तक 10 दिन तक घर में शांति रही। 10 दिन बाद मेरे पिताजी ने मुझे रूम में बुलाया। मैं रूम में गया, 10 फीट दूर खड़ा हो गया। 10 फीट दूर क्यों? किक मारते थे। समझ गए ना, फुटबॉल के शौकीन थे पिताजी। तो पिताजी से डर लगता था। 10 फीट दूर जाके खड़े हो गए। पिताजी ने धीरे से बोला कि बेटा, अब तुम हिंदुस्तान के 14% उन लोगों में शामिल हो गए हो जो ग्रेजुएट है। अब हमारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम चालू हो गया। अब तुम्हें देश की, समाज की और परिवार की हेल्प करनी चाहिए और इकोनॉमिकल सफर चालू करना चाहिए। एक नौकरी के थ्रू आप अपना सफर शुरू कर सकते हैं। तो मैंने पिताजी को गर्दन नीचे करके धीरे से बोला, पिताजी, नौकरी वाला जितना कमाता है उससे डबल तो मैं पहले ही कमाता हूं। तो पिताजी ने कहा, चुप, फालतू की बातें करता है। मुझे क्या पता नहीं है कि मेरे पीछे तू क्या क्या कर रहा है? मुझे सब पता है। थोड़ी तो मेरी नाक का सवाल है, थोड़ी तो मेरी इज्जत रख। बड़ा हो गया तू, कम मैच्योरिटी आएगी तेरे अंदर। अरे कल तेरी शादी हो जाएगी, रिश्ते आएंगे, लड़की का बाप मेरे पास आकर कहेगा तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? गैस का सिलेंडर ब्रेक करता है। पिताजी की समस्या कुछ और ही थी। पिताजी ने कान पकड़कर मुझे प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करवा दी और 12 घंटे की नौकरी के बाद मेरी सैलरी थी 750 रुपये। जब 2500 रुपये मैं पार्ट टाइम कमा लेता था, तब मेरी सैलरी शुरू हुई 750 रुपये से। लेकिन जब अल्टरनेट नहीं होता ना, तो आगे सोचना होता। 90% लोग अल्टरनेट नहीं होते तो सिस्टम को दोषी मानते। मेरे पिताजी गड़बड़ है, मुख्यमंत्री गड़बड़ है, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, देश गड़बड़ है, गंगा नदी में बाढ़ आ गई, वो सिस्टम को दोषी मानते। जबकि सिस्टम दोषी नहीं होता, आपकी परिस्थिति से आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होता। मेरे को नौकरी के अलावा कुछ करना नहीं था। कान पकड़ के पिताजी ने नौकरी में लगवा दिया, तो मैं नौकरी में काम करने लगा अलग तरीके से। मैंने पूरी कंपनी में रिकॉर्ड बनाया। 6 साल के मेरे नौकरी के करियर में 6 प्रमोशन और 12 इंक्रीमेंट लेने वाला इकलौता आदमी था। दिस इज द रिकॉर्ड इन माई कंपनी। ये मेरी कंपनी का रिकॉर्ड बना। 97-98 में मेरी सैलरी थी 13,000 पैसे। जब एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी लगभग 10-11 हजार के आसपास होती थी, तब मैं 13,000 रुपये पर मंथ कमाने लग गया था। एज थी मात्र 26 साल। जीवन में सब कुछ सिस्टमेटिक हाल था, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, बीवी खुश, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे, माताजी पिताजी के दिमाग पर संतुष्टि की लहर साफ साफ चमकती थी, समाज वाले भी खुश थे। थोड़ा बहुत पैसा चंदे के रूप में मैं उनको भी दे देता था। जब आम आदमी की तरह मेरा जीवन एकदम स्मूथली चल रहा था। तो प्रश्न है, मैं इस बिजनेस में कैसे आया? द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। आप कह रहे हैं अब तक क्या कर रहा था? अब तक थोड़ी सेमिनार चालू थी। अभी तो मैं केवल आपका टाइम पास कर रहा था। अभी बीकेजी में पटना में गया था, तो मैंने 15 मिनट में सेमिनार खत्म कर दिया। इतनी ज़बरदस्त सेमिनार हुई कि मैंने 15 मिनट में सारी राज की बात बता दी। तो लोगों ने बाद में आकर मेरे से शिकायत की, सर मजा नहीं है। मैंने कहा क्यों? पैसा वसूल नहीं हुआ। तो अभी तक मैं आपका पैसा वसूल करवा रहा था, तो ताकि आप लास्ट में ये नहीं कहो कि जल्दी सेमिनार खत्म कर दिया, क्योंकि सेमिनार में 15 मिनट से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्या बताऊँगा?